Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों में वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम इस प्रकार है। लिथियम लेस देन है, लिथियम बड़ा है, मतलब लिथियम छोटा है बोरॉन से, बोरॉन छोटा है बेरिलियम से, बेरिलियम छोटा है कार्बन से, कार्बन छोटा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन छोटा है फ्लोरीन से और फ्लोरीन छोटा है नियॉन से। ये छोटा है का मतलब ये कि आयनन ऊर्जा का मान कम है। ठीक है ना। व्याख्या कीजिए कि बेरिलियम की आयनाइजेशन ऊर्जा डेल्टा एच आई लिखा है बोरॉन से अधिक क्यों होती है और ऑक्सीजन की जो आयनन ऊर्जा है वो नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम क्यों होती है। यहाँ पर वो ये ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर के साथ ये बता रहा है कि इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों है और बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं द्वितीय आवर्त के तत्वों की बात करूँ तो आपको समझ में आता है कि लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन होता है। ये सारे के सारे होते हैं। आपको एक बात ये मालूम है कि जब इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसका मान लगातार बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव का मान लगातार बढ़ता जाता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो उसी कोश में कर रहा है। सेकेंड आवर्त के हैं यानी कि द्वितीय कोश में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है और द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और प्रोटॉन भी एक बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन। भाई कैसे? इसमें 3 है परमाणु क्रमांक तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। इसका 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। यहाँ 5 है तो कितना? 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। लगातार एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और उसी कमरे में आ रहा है तो वो प्रोटॉन क्या कर रहा है? उसको खींचता चला जा रहा है। तो साइज जो होगा वो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का मान जो होगा वो लगातार क्या होगा? घटेगा। और जब परमाणु त्रिज्या का मान लगातार घटेगा तो न्यूक्लियस से यानी कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षित रहेंगे तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो जो आयनन ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाएगा। तो इधर से इधर की तरफ जो है वो मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इस हिसाब से अगर हम सोचें तो बेरिलियम का बोरॉन से कम होना चाहिए और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से कम होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस जो होता है वो इस तरह का मिलता है कि बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम होता है। मतलब ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से तो खैर कम होगा ही क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश फ्लोरीन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। बट ये नाइट्रोजन से ज़्यादा क्यों है? तो नाइट्रोजन का ज़्यादा क्यों है वो हमको यहाँ पर बस समझना है। ठीक है ना। तो चलिए हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम और बोरॉन का। तो देखिए बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है और 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक विनिमय 1s2 2s2 है। और अगर हम बोरॉन का देखते हैं तो कितना है? परमाणु क्रमांक 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक विनिमय 1s2 2s2 2p1 है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो जो है वो पॉइंट आ गए यहाँ पर और उन दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट ये है कि बोरॉन और बेरिलियम में दोनों में ही सेकंड कोश है, द्वितीय कोश है। कोश कितने हैं? कोशों की संख्या कितनी है? 2। कोशों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये परमाणु है। अब परमाणु जो है ये पहला कोश है, इसका ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। ठीक है ना। तो उस केस में चौथे कोश में अगर हम देखें तो 4f जो होगा, 4s जो होगा वो सबसे पास होगा, उसके बाद में 4p होगा, फिर 4d होगा और फिर 4f होगा। अगर मैं मान लूँ कि 4th की रेंज हमारे पास इतनी ज़्यादा, इतनी यहाँ से यहाँ तक है। बात को समझ में आई कि नहीं है? मतलब कि सेम कोश के लिए यानी कि समान कोश के लिए s ऑर्बिटल जो होता है या s उपकोश जो होता है वो केंद्र के पास होता है और p उपकोश जो होता है वो दूर होता है। ठीक है। तो अगर s उपकोश केंद्र के पास होता है और p दूर होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जल्दी निकाल सकते हैं? p से। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं। 2 पॉइंट तो पहला पॉइंट ये बनता है कि 2p जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। किससे? 2s से। इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी।
ठीक है ना। तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है कठिन है, किसके कंपैरिजन में, 2p के। तो इसलिए 2p से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो तुमने इसको कम ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और यहाँ पर तुमको ज़्यादा जो ऊर्जा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि बेरिलियम की ज़्यादा है। दूसरा ये है कि बेरिलियम पे आप देखिए तो 2s2 कैसा एक स्थायी विन्यास है, कैसा विन्यास है, एक स्थायी विन्यास है, ठीक है ना। जबकि इस पे देखेंगे तो 2p1 ये कैसा है, कम स्थायी विन्यास है, ये कैसा है, कम स्थायी विन्यास है। तो अगर आप स्थायी विन्यास से निकालेंगे, अगर आप स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी आपको एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसके कारण आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेरिलियम के लिए अभी हम इसका आंसर भी लिखेंगे। तो बेरिलियम के लिए हमको एक बात ये समझ में आ गई कि बेरिलियम में दो कारण की वजह से इसकी आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन से ज़्यादा होता है। पहली बात तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन निकलता है 2p से और इसमें 2s से निकलता है। p जो होता है वो केंद्रक से थोड़ा सा दूर होता है, नाभिक से दूर होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होती है क्योंकि उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का जितना कि s के साथ होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर बेरिलियम में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि बोरॉन में उससे कम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो स्थायी की वजह से भी यहाँ एनर्जी का मान जो होगा वो कम देना पड़ेगा, और उस केस में कैसा हो जाएगा कि बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों होता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक है, तो ये 1s2, 2s2 और 2p3 है। तो ये कैसा है, अर्धपूरित है, ये कैसा है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। भाई तुमको समझ में आ रहा है कि जो p होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तुमने 3 भर दिए तो कैसा हो गया, अर्धपूरित हो गया। तो कैसा हो गया, स्थायी हो गया। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो होते हैं कोश वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन का 8 है, तो इसमें क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p4 हो गया, ठीक है ना। फिर आ जाओ फ्लोरीन पे, फ्लोरीन का 9 है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5 हो गया। अब तुमको एक बात ये समझ में आ रही कि इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी नाभिकीय के आवेश है वो फ्लोरीन का है, इसका मतलब फ्लोरीन का तो ज़्यादा हो गई। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पंगा हो गया कि इसका ज़्यादा क्यों, तो फिर से यहाँ पर देखो तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पर स्थायी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ऊर्जा जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी बजाय किसके, थोड़े कम स्थायी के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, जब हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो डिस्टर्बेंस को पैदा करता है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसका नाभिकीय आवेश, इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो थोड़ा सा बढ़ पाया, लेकिन अस्थायित्वपन जो है यानी कि जो अनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो गया इसके कंपैरिजन में। इसी वजह से ऑक्सीजन का कम हो जाता है, किससे, नाइट्रोजन से कम हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर जो कोश वाली थी, तो इसमें भी 2p से निकल रहा है, इसमें भी 2p से निकल रहा है, इसमें भी 2p से निकल रहा है। तो सब में जब 2p से निकल रहा है तो जो डिस्टेंस होगी वो लगभग बराबर होगी, और उस केस में ये 2p वाला केस यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर 2p और 2s से निकल रहा था इसलिए ये वाला केस लगा, बट यहाँ सब में 2p से लग रहा है इसलिए 2p वाला केस यहाँ पर नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लिखा है कि हम जानते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, अतः परमाणु आकार छोटा होता जाता है और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। परंतु आयनन ऊर्जा निम्न कारकों से भी प्रभावित होती है। जैसे मैंने बताया था कि वह प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित उपकोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके समीप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अधिक स्थायी होते हैं। जैसे मान लो कि P3 कन्फिग्रेशन है, अब P4 से ज़्यादा स्थायी होगा, किससे स्थायी होगा, P2 से ज़्यादा स्थायी होगा। तो P3 अपने समीप के यानी कि P2 और P4 से क्या होगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, जिसके कारण इन विन्यासों से इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा स्थायी होगा तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी कारण बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन से ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन से कम होता है। दूसरा, जो दो फैक्टर लगे बस उन्हीं दो को एक्सप्लेन किया है, बाकी फैक्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है।
लिखा है समान कोश के उपकोशों में नाभिक से दूरी का क्रम जो होता है वो S लेस देन P लेस देन D लेस देन F होता है। यानी सबसे पास में, जैसे मान लो फोर्थ उपकोश है, चौथा कोश है, तो चौथे कोश में सबसे पास केंद्र के कौन होगा, 4S होगा, फिर कौन होगा 4P होगा, फिर कौन होगा 4D होगा, फिर कौन होगा 4F होगा। दूसरा कोश है तो 2 होंगे, तो पहला पास कौन होगा 2S होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, उसके बाद 2P होगा। तो न्यूक्लियस के सबसे पास 2S होगा, उसके बाद कौन होगा 2P होगा। तो क्या लिखा है कि S उपकोश से इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक आकर्षित होते हैं। X उपकोश के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक से ज़्यादा आकर्षित होंगे, जबकि P, D और F के कम आकर्षित होंगे, जिसके कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। P से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऊर्जा का मान कम, D से निकाला कम, F से निकाला और कम। बात समझ आई ना। इसी कारण बेरिलियम जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, बोरॉन, क्योंकि बोरॉन से 2P से निकालते हो और बेरिलियम में 2S से निकालते हो। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले जो लिखा उसका स्कीमेटिक बना दिया, बाद में एक्सप्लेनेशन लिख दी, नंबर 100 के 100, ठीक है ना। इस तरह से तैयारी करनी।